अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 29 बायोकेमिस्ट्री। आप लोगों ने विटामिन्स को स्टार्ट किया हुआ था। विटामिन्स मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि क्या होते हैं। डाइट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। डाइट मतलब हमारी खुराक। हमारी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें जो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने में मदद दें, ऐसी खुराक की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, ये विटामिन जो होते हैं ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन, रिस्पिरेशन की रिएक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ खुराक के जरिए कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है। वो सब्सटेंसेस जो हमें जरूरत पड़ रही होती है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग विटामिन्स कहते हैं। ठीक है, ये खुराक के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम बायोटीन विटामिन के पीछे आप लोग काफी विटामिन्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने पढ़ना है बायोटीन विटामिन। तो पेज नंबर 60 पे आ जाओ। बायोटीन और विटामिन B7, मतलब बायोटीन जो सा है उसका सेकंड नेम विटामिन B7 है। ठीक है, इज वाटर सोल्यूबल, हीट स्टेबल एंड एन इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर ग्रोथ। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। वो क्या कि जो बायोटीन है, ये पहली बात तो ये कि ये वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है। दूसरी बात ये कि हीट स्टेबल है, मतलब इसका जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, कम कर दो, मतलब जितनी भी इसको हीट दे दो तो ये स्टेबल रहेगा, इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी, कोई भी रिटार्डेशन वगैरह नहीं आएगी, ये अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकेगा। एंड एन इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर ग्रोथ। और ये जो बायोटीन है, ये विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स विटामिन B7 कोएंजाइम आर। इसके मुतरादिफ कौन सी चीजें हैं? विटामिन B7 कोएंजाइम आर। अगर आप लोगों को बायोटीन कहीं से नहीं मिल रहा, फार्मेसी वगैरह से या आपको फूड्स के जरिए ये चीज नहीं मिली, तो उसके अलावा विटामिन बायोटीन वाली खसूसियात और किस किस चीजों में होती है? बायोटीन वाली खसूसियात जो सी होती हैं वो कोएंजाइम आर में भी मौजूद होती हैं और विटामिन B7 में भी मौजूद होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं इसका सोर्स। किसका सोर्स? बायोटीन का। कि बायोटीन को हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं? बायोटीन को हम लोग जानवरों से भी हासिल कर सकते हैं, बायोटीन को हम लोग पौधों से भी हासिल कर सकते हैं। अब जानवरों की कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसमें बायोटीन मौजूद होता है? तो वो जानवरों के लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, मिल्क के अंदर, एग्स के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर जो सा बायोटीन मौजूद होता है। अगर हम लोग लीवर उनका खाएं, किडनी खाएं, उनको दूध में बहुत ज़्यादा बायोटीन पाया जाता है, अंडों के अंदर बहुत ज़्यादा बायोटीन पाया जाता है। तो अगर हम लोग इन जानवरों के जरिए बायोटीन हासिल करना है तो हम इन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। और अगर हम लोगों ने पौधों के जरिए बायोटीन को हासिल करना है तो हम लोग फलों से, सब्जियों से और टमाटर वगैरह से बायोटीन को हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स में से बायोटीन के सोर्सेज क्या हैं? टोमेटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ बायोटीन के। बायोटीन के क्या काम हैं? बायोटीन क्या काम सरंजाम देता है? इट एक्ट एज कोएंजाइम फॉर वेरियस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल फॉस्फेट फ्रॉम अमोनिया इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी इन यूरिया साइकिल। सबसे पहले तो यूरिया साइकिल होगा। ठीक है, यूरिया साइकिल में से जो एटीपी निकलेगा, एटीपी बेसिकली एनर्जी होती है। ठीक है, तो एटीपी निकलेगा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलेगा तो क्या बनाता है? वो कार्बोनाइल फॉस्फेट बना देता है। तो ये जितना भी रिएक्शन यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है, जितना भी ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है? बायोटीन की मदद से। ठीक है, अगर बायोटीन होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, कैसे? क्यों? क्योंकि बायोटीन जो सा ये कोएंजाइम है। और किस लिए जरूरी होता है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के लिए बायोटीन का कोएंजाइम के तौर पर काम करना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन परफॉर्म होगा हमारे जिस्म के अंदर, तभी कार्बोनाइल फॉस्फेट बनना शुरू होंगे। ठीक है, जिससे फिर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आगे बनते हैं, प्रोटीन वगैरह। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ बायोटीन डेफिशिएंसी, के बायोटीन की कमी की वजह से क्या नुकसान होते हैं हमारे जिस्म के अंदर? अगर बायोटीन कम हो जाए या फिर हमारी डाइट के अंदर, हमारी खुराक के अंदर अगर हम लोग बायोटीन का इंटेक कम कर दें, बायोटीन कम खाएं, तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ बायोटीन में कॉज फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स। जो क्लिनिक के जरिए जो जाहिर हमें बातें हुई हैं कि बायोटीन की कमी की वजह से ये असरात होते हैं, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली है लेसीट्यूड। लेसीट्यूड मतलब बायोटीन अगर हम लोग अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। लेसीट्यूड का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है,
एनीमिया, एनीमिया आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो डिटेल में। एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी को बेसिकली एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथा है मस्कुलर पेन, हमारी जितने भी मसल्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी मसल्स हैं उनमें दर्द शुरू हो जाएगी, डर्माटाइटिस हो जाएगा, मतलब हमारे स्किन की इन्फेक्शन हो जाएंगे, स्किन इरिटेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, हमारी जो नशो नुमा है वो रुक जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। फॉल ऑफ हेयर्स और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। तो समझ आ गया ना कि बायोटीन अगर हम लोग खुराक में मुकम्मल मिकदार में ना लें, असल मिकदार में ना लें, तो उसकी कमी से हमें क्या क्या हो सकता है? हमारे बाल गिर सकते हैं, हमारी नशो नुमा रुक सकती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, बहुत सी वीकनेस आ सकती है, खून में कमी आ सकती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 61 पे फॉलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ने लगे हैं फॉलिक एसिड। लिखा तो फॉलिक एसिड है, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि ये विटामिन हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड और विटामिन B9 इज वाटर सोल्यूबल, हीट स्टेबल एंड एंटी एनीमिया फैक्टर। इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज है, मतलब फॉलिक एसिड को हम लोग और क्या कह सकते हैं? फॉलिक एसिड को हम लोग विटामिन B9 भी कह सकते हैं। ये फॉलिक एसिड विटामिन के तौर पे भी काम कर सकता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B9, ठीक है। अब इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज है। वो 3 प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट स्टेबल है, कि जितना मर्जी इसको टेम्परेचर दे लो, जितना मर्जी इस विटामिन को धूप में रख लो, चूल्हे पे रख लो, हीट जितनी भी दे दो ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, खराब नहीं होगा ये वाला विटामिन। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर सोल्यूबल है, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि एंटी एनीमिया फैक्टर है, कभी भी आप लोगों को एनीमिया नहीं होने देगा, मतलब खून की कमी नहीं होने देगा। प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया, एंटी एनीमिया फैक्टर ऐसा फैक्टर जो एनीमिया नहीं होने देगा, ये एनीमिया से बचाएगा। तो मतलब अगर आप लोगों में खून की कमी है तो उसको कम करना चाहते हो या उसको रोकना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग को कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन B9 लेना चाहिए या फिर फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा लेना चाहिए। सोर्स, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। जो फॉलिक एसिड है वो कुदरत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मौजूद है। इट इज़ नेम्ड फॉलिक एसिड। इसका नाम फॉलिक एसिड क्यों रखा गया? इस विटामिन का नाम फॉलिक एसिड क्यों रखा गया? बिकॉज इट अकर्स स्पेशली इन फॉइलेज ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि खास तौर पर पौधों के फॉइलेज के अंदर मौजूद होता है, पौधों के पत्तों के अंदर जो सा ये फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पौधों के फॉइलेज से निकला ये फॉलिक एसिड, इस वजह से इसका नाम फॉलिक एसिड रख दिया गया। तो आगे हम लोग इसके सोर्स देख लेते हैं कि हम लोग फॉलिक एसिड को कहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो हम लोग कहाँ से नेचुरली तौर पर कहाँ से इनटेक कर सकते हैं? पौधों के अगर हम लोग खाएं रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, पौधों के अगर हम लोग जितनी भी रूट्स वाली सब्जियां खाएं, जितनी भी जड़ों वाली सब्जियां अगर हम लोग खाएं तो उससे हम लोग फॉलिक एसिड की जरूरत को या उनकी कमी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म, जरासीम वगैरह जितने भी जानदार इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, हम लोग उनका इंटेक करके भी फॉलिक एसिड की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें कि एनिमल्स के अंदर हम लोग फॉलिक एसिड कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो हम लोग उनकी लीवर के इंटेक से कर सकते हैं, किडनी के इंटेक से कर सकते हैं, यीस्ट खा के हम लोग बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फॉलिक एसिड कि फॉलिक एसिड का काम क्या है। फॉलिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एनीमिया। फॉलिक एसिड एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। मैं आप लोगों को बड़ा बता चुकी हूँ कि फॉलिक एसिड जो है वो एंटी एनीमिया फैक्टर है, मतलब एनीमिया से प्रिवेंट करता है। तो सबसे बड़ा फंक्शन जो है फॉलिक एसिड का, ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रिवेंटिंग ऑफ एनीमिया है, कि मतलब खून की कमी को रोकता है, ठीक है। Folic acid is also used for other conditions commonly associated with folic acid deficiency। अब folic acid उन कंडीशन से भी बचाता है जो तब होती है जब फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जैसा कि इंक्लूडिंग अल्सरेटिव कोलिस्टिस, लिवर डिजीज, अल्कोहलिज्म एंड किडनी डायलिसिस, ठीक है। फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या क्या होता है? अल्कोहलिज्म हो जाता है, हमारे जिस्म के अंदर जो है अल्कोहल बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलिस्टिस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सोर बन जाता है, एक सुराग सा हो जाता है। लिवर डिजीजेज, लिवर की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है। किडनी डायलिसिस, किडनी को बार बार साफ करना पड़ता है। ये जितनी भी सारी की सारी बीमारियाँ हैं ये सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। फॉलिक एसिड अगर कम हो जाएगा तो ये सारी की सारी बीमारियां होंगी। तो अगर फॉलिक एसिड आप लोग प्रॉपर तरीके से लोगे तो फॉलिक एसिड इन सब बीमारियों से महफूज रखेगा, ठीक है। Women who are pregnant or might become pregnant
टेक फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट मिसकैरेज। वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या उन्होंने भी प्रेग्नेंट होना है, तो अगर वो फॉलिक एसिड का इंटेक बिल्कुल सही तरीके से लेंगी तो वो मिसकैरेज से बच सकती हैं, मतलब उनका बच्चा गिरने से बहुत ज़्यादा महफूज रह सकता है। एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स दैट अकर व्हेन द फीटस स्पाइन एंड बैक डू नॉट क्लोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है पेट के अंदर, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसको हम लोग फीटस कहते हैं, ठीक है। फीटस का जब स्पाइन मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी और जो कमर है उसकी बैक है, जब आपस में एक दूसरे के करीब आ रही होती है डेवलपमेंट के दौरान, नशोनुमा के दौरान, तो उस दौरान जितने भी पैदाइश के खतरात होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स जितने भी होते हैं, अगर फॉलिक एसिड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको नहीं आप लोग अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो उससे वो भी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ सकते हैं, खतरात आ सकते हैं, ठीक है। Some people use folic acid to prevent colon cancer and cervical cancer, ठीक है। colon cancer जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर colon एक सेगमेंट है, ठीक है, तो उनके कैंसर से भी महफूज रहने के लिए बहुत से लोग जो है फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। इसके अलावा फॉलिक एसिड किस लिए इस्तेमाल होता है? दिल की बीमारियों से बचने के लिए इस्तेमाल होता है, या स्ट्रोक एक धचका कहते हैं, एक झटका सा जिससे दिल को अचानक से झटका लग जाता है। एज वेल एज इसके अलावा टू रिड्यूस ब्लड लेवल्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड होमोसिस्टीनी, ठीक है। इसके अलावा उनसे एक केमिकल है, उससे उसकी मदद से ब्लड लेवल को कम करने के लिए भी फॉलिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो फॉलिक एसिड के फंक्शन समझ आ गए ना। सबसे बड़ा फंक्शन तो ये कि ये एनीमिया नहीं होने देगा, प्रिवेंटिंग फ्रॉम एनीमिया। सेकेंडली ये बात है कि कैंसर से भी महफूज रखता है। थर्डली ये कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक वगैरह से महफूज रखता है, ब्लड लेवल को रिड्यूस करने में मदद देता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ऊपर भी एक दफा मैं बता चुकी हूँ कि लीवर डिजीज, अल्कोहलिज्म, किडनी डायलिसिस, ऊपर जितने भी आप लोगों ने पढ़े हैं वो क्या थे? इफेक्ट्स थे फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। आगे हम लोग और थोड़े से इन्होंने बताया हुआ वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले बोन मैरो डिप्रेशन, जितना भी हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों के अंदर गुदा है जिसको हम लोग मैरो कहते हैं, ठीक है। तो वो बोन मैरो डिप्रेशन मतलब बोन के अंदर जो हड्डियों के अंदर जितना भी गुदा है ना वो डिप्रेस होना शुरू होता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है पेनसाइटोपिनिया। पेनसाइटोपिनिया में होता है जो ब्लड सेल्स जितने भी होते हैं ना वो नॉर्मल से कम बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल तादाद से कम बनना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एनीमिया। फिर रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्शन के दौरान जितने भी खतरात वगैरह होंगे, अगर फॉलिक एसिड नहीं प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो उसकी वजह से रिप्रोडक्शन के दौरान काफ़ी खतरात आएंगे जिनको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स। वो काफ़ी हो सकते हैं, वो आगे बच्चों में भी आ सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन, इसके अलावा ग्रोथ जो सी है वो रुक जाती है, डायरिया हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, फैटीग हो जाती है। फैटीग मतलब थकान हो जाती है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग फॉलिक एसिड्स अपनी डाइट के अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं लोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी क्या है? ये भी एक विटामिन है, ठीक है। हमारी खुराक के जरिए हमें इसको जरूर लेना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी और एल एस्कॉर्बिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल, वाइट क्रिस्टलाइन, ऑर्डर एंड सोर टेस्ट विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड के और नाम क्या क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। विटामिन सी तो बेसिकली मैं यूं कहूंगी कि जो भी 20 साल से ऊपर हो चुका है ना वो विटामिन सी का इंटेक हद से ज्यादा कर दे, हद से ज्यादा नहीं मतलब लेना शुरू कर दे। फार्मेसी में जाके आप लोगों को सी नॉन के कैप्सूल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, तो वो आप लोगों को विटामिन सी के कैप्सूल्स वगैरह लेना शुरू कर देना चाहिए जब आप लोग 20 से ज्यादा उम्र के जो खास तौर पर औरतें हैं, ठीक है। तो आप लोग विटामिन सी के अलावा क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, उसको हम लोग एल एस्कॉर्बिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? पहली बात तो ये कि व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, व्हाइट कलर के होते हैं और क्रिस्टल्स की शक्ल में होते हैं। जैसे चीनी जो सी क्रिस्टल की शक्ल में पाई जाती है, वो चीनी भी जो सी व्हाइट क्रिस्टलाइन है। तो इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड भी जो सा चीनी की तरह होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर आसानी से हल हो जाता है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसकी कोई भी खुशबू वगैरह नहीं होती है, कोई भी स्मेल इसकी नहीं होती, एंड सोर टेस्ट विटामिन, और इसका जो टेस्ट होता है विटामिन सी का वो खट्टा होता है, ठीक है। सिनोनिम मतलब इसको एस्कॉर्बिक एसिड को बेसिकली विटामिन सी भी कहा जाता है। केमिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, केमिस्ट्री इसकी क्या है? इन ह्यूमन बॉडी विटामिन सी इज फाउंड एज एल एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम लोग इंसानी जिस्म की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड की शक्ल में
पाया जाता है। दूसरी बात ये कि ह्यूमन बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसानी जिस्म है वो विटामिन सी को खुद बनाने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं होता, वो खुद नहीं बना सकता। हमारा जिस्म विटामिन सी बिल्कुल भी खुद नहीं बना सकता, लेकिन विटामिन सी हमारे लिए इस कदर ज़रूरी है कि मुस्तकबिल में अगर विटामिन सी अगर हम लोगों ने अभी सही तरीके से विटामिन सी का इस्तेमाल ना किया तो मुस्तकबिल में जाके हमें विटामिन सी के इस्तेमाल की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाया करेंगे, हमारी टांगों में बहुत उम्र से पहले बहुत ज़्यादा दर्दें शुरू वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की हम लोग बात करें, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एंड देयरफॉर रेडली ऑक्सीडाइज्ड इन दी बॉडी टू डिहाइड्रेट एस्कॉर्बिक एसिड। जो ये विटामिन सी है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। ये क्या करता है, खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है बॉडी के अंदर। किस लिए ऑक्सीडाइज होता है? डिहाइड्रेट करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको डिहाइड्रेट करने के लिए खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है रेडली, बहुत जल्दी, ठीक है। फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन रिटेन्स दी विटामिन सी। अगर हम लोगों ने अपने जिस्म के अंदर विटामिन सी को रिटेन रखना है, उसको काफ़ी देर के लिए बरकरार रखना है विटामिन सी के लिए, तो हम लोगों को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, फ्रीजिंग और उसको ठंड इलाके में रखना है। विटामिन सी फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टैबलेट्स के फॉर्म में ले रहे हो तो उसको आप लोगों को फ्रीजिंगली रखना है, ठीक है। स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एसिडिक सोल्यूशन बट रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। अब जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है। अगर इसको सख्त ठोस शक्ल में रखा जाए तो ये बिल्कुल स्टेबल रहता है, लेकिन अगर इसको एसिडिक सोल्यूशन में रख दें तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके सोर्स देख लेते हैं कि पौधों और जानवरों से कहाँ से हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग पौधों की बात करें तो हम लोग पौधों में से फ्रेश फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, फ्रेश वेजिटेबल्स, टमाटोज, कैलीफ्लावर, कैबेज, ऑनियन, ग्रीन पीस, बीन्स, etc पौधों में से हम लोग विटामिन सी का कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं? लीमू से, माल्टे से हम लोग हासिल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी से हासिल कर सकते हैं, सेब से हासिल कर सकते हैं, ताज़ी सब्जियों से हम लोग विटामिन हासिल कर सकते हैं, टमाटर से हासिल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम लोग विटामिन सी काफ़ी अच्छी मिकदार में हम लोग हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स के अंदर से अगर हम लोग बात करें कि एनिमल्स में से हम लोग विटामिन सी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो वो हम लोग लीवर में से, किडनी में से और एड्रीनल ग्लैंड्स में से, एनिमल्स के लीवर, किडनी और एड्रीनल ग्लैंड से हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड हासिल कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। क्या एस्कॉर्बिक एसिड का हमारे जिस्म के अंदर ज़रूरी होना क्यों लाजमी है, ये हमारे जिस्म के अंदर क्या किरदार अदा करता है, ठीक है। पहली बात हम लोग कर लेते हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, मतलब सेल के अंदर के सब्सटेंसेस के लिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या काम करता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स। हमारे जिस्म के अंदर, हमारे खून के अंदर बेसिकली 3 तरह के सेल होते हैं, फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये सेल्स होते हैं हमारे खून के अंदर, तो उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या चीज़? एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड ऑस्टियोइड टिश्यूज कोलेजन, ठीक है। ये जितने भी हमारे खून के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं या उनके सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? फाइबर्स बनाते हैं, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर बेसिकली किस चीज़ के बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर मैं बता देती हूँ आप लोगों को एक दोबारा, ब्लड जोन से हमारा फाइबर, ब्लड के अंदर होते हैं फाइबर्स, फाइबर्स के अंदर होते हैं सेल्स। वो जो फाइबर्स है ना वो कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए होते हैं। तो बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एस्कॉर्बिक एसिड जोन से है वो खास तौर पर इन सब की फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आप लोगों ने बस ये कह देना कि रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ जितने भी सेल्स के नेम अगर हम लोग बात करें, फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या कोलेजन फाइबर्स के लिए जरूरी होता है या म्यूकोपॉलीसेकेराइड के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह बता देना है, ठीक है। वुंड रिपेयर, चोट को रिपेयर करने के लिए, चोट को ठीक करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत होती है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, ठीक है, टेक्स एक्टिव पार्ट इन वुंड रिपेयर। विटामिन सी जख्मों की वापस ठीक होने में एक अहम किरदार या एक असल किरदार अदा करता है। इट लेज डाउन द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द
वूंड मतलब जहाँ पर जख्म हुआ है ये वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज बनाना शुरू कर देता है, जो कि वूंड को हील करने में मदद देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हीमोटोपोसिस, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। क्या है ये? ऐसा अमल जिससे ब्लड के सेल्स बनते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स बनता है, जब ब्लड के सेल ज़्यादा बनेंगे तो फिर हमारे जिस्म के अंदर खून ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी हैज़ अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन हीमोपोटोसिस बिकॉज एनीमिया यूजुअली कंपनीज स्कारवी। जो विटामिन सी है वो हमारे जिस्म के अंदर खून के अंदर सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड का अगर हम लोग इनटेक ज़्यादा करेंगे तो इससे जिनसे हीमोटोपोसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा। इस प्रोसेस के ज़्यादा होने से क्या होगा कि सेल्स, ब्लड के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। जब सेल्स ज़्यादा बनना शुरू होंगे तो इससे खून हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और इजीली हम लोग कोई हमारे जिस्म के अंदर खून की कमी नहीं होगी। ऊपर भी हम लोगों ने यही बात किया था कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस मतलब जितने भी ऑस्टियोब्लास्ट हैं उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए, उनको बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है? एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत होती है। इसके बाद हम लोग ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। छोटे बच्चे की नशोनुमा के लिए एस्कॉर्बिक एसिड गालबन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बोन्स एंड टीथ, विटामिन सी हेल्प्स इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड PO4 इन द बोन्स एंड द टीथ। विटामिन सी और किस लिए इस्तेमाल होता है? विटामिन सी हमारी दांतों के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और PO4 का डिपोजिशन में मदद करता है, ठीक है। उनको डिपॉजिट करने में मदद देता है, ठीक है। सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स, प्रोटीन की चीज़ें बनाने में मदद देता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन It also play an important role in certain amino acid metabolism। जब अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन टूटते हैं तो अमाइनो एसिड बनता है। तो बेसिकली इनकी सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में भी थोड़ा सा किरदार किसका होता है? एस्कॉर्बिक एसिड भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। Iron absorption and mobilization. Vitamin C is one of the factors influencing the absorption of iron from the food। हम लोग काफ़ी ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें आयरन, जिंक वगैरह भी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। जिंक वैसे बेसिकली डाइट के अंदर बहुत कम मौजूद होता है, लेकिन जिंक का इंटेक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन आयरन वगैरह की हमारे जिस्म के अंदर अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितनी भी हम लोग डाइट लेते हैं उसमें अगर आयरन वगैरह मौजूद है तो उनकी अब्जॉर्प्शन भी हर हाल में होनी चाहिए। तो अगर आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी का इंटेक कर रहे हो तो उससे जितना भी आयरन वगैरह उनकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से होगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 63 पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, विटामिन सी इज पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन दी वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सी रिएक्शंस हैं जो ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं या रिडक्शन कर रहे होते हैं। उन सारे के सारे रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको चलाने के लिए भी एस्कॉर्बिक एसिड इन्वॉल्व होता है। पॉसिबल है, ठीक है, ये 100% श्योर नहीं है, ठीक है, इधर पॉसिबल लिखा हुआ है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, विटामिन सी हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंसेस। कई जहरीली चीज़ें होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उनका जहर खत्म करने के लिए विटामिन सी मदद देता है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन लार्ज अमाउंट इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड आफ्टर बर्न्स, ठीक है। इस वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में दिया जाता है। कब? जब किसी इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है या वो जल जाता है, जलने के बाद उसको विटामिन सी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जिस्म के अंदर जितनी भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होती हैं, जहरीली सब्सटेंसेस होती हैं, उनके जहर को खत्म करने में मदद देता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड के। एस्कॉर्बिक एसिड्स के इफेक्ट्स क्या है या उनके अंदर टाइप्स क्या है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो हम लोगों को क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी इज नोन एज स्कर्वी। जब बहुत ज़्यादा विटामिन सी की कमी हो जाए, जब शदीद किस्म की कमी हो जाए, सीवियर किस्म की कमी हो जाए, तो उससे क्या हो जाता है? उससे आप स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी कॉजेज जनरल वीकनेस, एनीमिया, गम डिजीज एंड स्किन हेमरेजेस, ठीक है। स्कर्वी जब बहुत ज़्यादा स्कर्वी हो जाता है तो उससे हम लोगों के अंदर जनरल वीकनेस होती है, आम कमजोरियाँ हो जाती हैं, ठीक है। कमजोरी होना शुरू होती है, एनीमिया होता है, खून में कमी हो जाती है, ठीक है। गम डिजीज होते हैं, स्किन के अंदर जो है वो फेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से उससे लूज टीथ, ठीक है, दांत
टूटना शुरू हो जाते हैं, उतरना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ लिया था एस्कॉर्बिक एसिड का, क्या फंक्शन था कि कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है टीथ के अंदर या बोन्स के अंदर। तो अगर वो डिपोजिशन नहीं करवा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दांत जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। सुपरफिशियल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड वेजल्स, जो ब्लड वेजल्स हैं वो मोटी होती जाएंगी, फैलती जाएंगी, मतलब उनके अंदर ब्लड सेल्स जब ज़्यादा होते जाएंगे तो उससे ब्लड वेजल्स जो हैं वो और मोटी होकर फट जाएंगी। ठीक है। पुअर हीलिंग, तो जितना भी आप लोगों को चोट वगैरह लगी है, जैसे हम लोगों ने इसका फंक्शन पढ़ा वुंड रिपेयर की, ये चोट को रिपेयर करता है, लेकिन अगर ये एस्कॉर्बिक एसिड का हम लोग इनटेक नहीं करेंगे तो वो पुअर हीलिंग, हमारे जिस्म जो है वो पुअर हीलिंग करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जख्मों को भर पाएगा। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी जो है हर जिस्म में स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी का इंटेक नहीं करोगे तो जो सी इम्यूनिटी है आप लोगों के जिस्म की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मतलब 50% काम करेगी, 50% काम नहीं करेगी। माइल्ड एनीमिया, हल्का सा एनीमिया हो जाएगा, हल्की हल्की खून की कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम जो 100% नहीं आप लोगों को एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से मिले, उनमें कौन से हैं? दिस इंक्लूड वीकनेस, वेट लॉस, रेस्टलेसनेस, ड्रोजीनेस, मतलब कमजोरी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, इसके अलावा नींद बहुत ज्यादा आ जाएगी, रेस्टलेसनेस, आप लोगों को थकावट बहुत ज्यादा महसूस होगी। टॉक्सिसिटी, विटामिन सी टॉक्सिटी इज यूजुअली कॉज्ड बाय टेकिंग टू मैनी सप्लीमेंट्स। ठीक है। जब हम लोग बहुत विटामिन सी के अलावा हम लोग विटामिन ए भी ले लें, सी भी ले लें, डी भी ले लें, ई भी ले लें, तो उससे जो विटामिन सी है वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है। खतरा बढ़ जाएगा उसका अगर हम लोग बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स ले लें, या फिर दूसरे सप्लीमेंट्स नहीं, या फिर हम लोग विटामिन सी का इंटेक दिन में 3 बार ले लें, दिन में 4 बार ले लें, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर हम लोग 5-5 बार एक ही गोली 5 बार खा लें एक दिन में, तो उससे जो है टॉक्सिटी हमारे जिस्म के अंदर बन जाएगी, टॉक्सिक पैदा हो जाएगी। ठीक है। इट इज यूजुअली नॉट कॉज्ड बाय गेटिंग टू मच विटामिन सी फ्रॉम फूड, ये आमतौर पर इस वजह से नहीं होता कि हम लोग खाना ज्यादा खा लें तो उसमें विटामिन ज्यादा होता है तो हम लोग ज्यादा खा लेंगे, बिल्कुल भी इस वजह से नहीं होता, बल्कि किस वजह से होता है? विटामिन सी टॉक्सिटी कैन कॉज डायरिया, नोजिया, स्टमक क्रम्प्स। विटामिन सी टॉक्सिटी इज यूजुअली नॉट सीरियस एंड इज ट्रीटेड बाय स्टॉपिंग विटामिन सी सप्लीमेंट। ठीक है। जो विटामिन सी की जब टॉक्सिटी हो जाती है, मतलब वो जब विटामिन सी टॉक्सिक हो जाता है उसको वो इतना सीरियस नहीं होता, इतना संजीदा मसला नहीं होता, और ये इजीली हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज हम लोग कैसे कर सकते हैं कि विटामिन सी के जितने भी हम लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनको हम लोग रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो वो जलन सी महसूस हो रही होती है ना, तो वो विटामिन सी की ज़्यादा इंटेक की वजह से होती है। अगर हम लोग विटामिन सी का खाना बंद कर दें तो उससे वो जितनी भी जलन वगैरह हमारे जिस्म के अंदर हो रही होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, हम लोग विटामिन्स पढ़े हैं तो वो आप लोगों को समझ आ गया ना कि हम लोग खुराक वगैरह से उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारा आप लोगों को पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।